अरे रुक जाओ भाई। अब इतनी घंटी बजाओगे तो मैं कोई उड़कर तो नहीं आ सकती। बूढ़ी हो गई हूँ, दरवाजे तक आने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा तो रुको। मैं आ रही हूँ। इस उम्र में अब भागकर दरवाजा खोलने भी तो नहीं जा सकती। हे भगवान, कौन है जिसे बिल्कुल भी सब्र नहीं। परेशान सुधा जी जल्दी जल्दी रसोई में हाथ धोते हुए बड़बड़ा रही थी, क्योंकि दरवाजे पर कोई बार बार घंटी बजा रहा था। जैसे ही सुधा जी ने दरवाजा खोला, सामने अपनी बेटी बबीता को देखकर वो बोली, अरे बबीता, तुमने आने से पहले बताया भी नहीं। और वैसे कल शाम में हमारी बात भी हुई थी ना? अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? बबीता बोली, क्या माँ, घर के अंदर पैर रखने नहीं दिया और सवालों की झड़ी लगा दी। अब अंदर आने दोगी या यहीं सारे सवाल दाग दोगी? इतनी गर्मी में कोई दरवाजे पर किसी को इतना इंतजार करवाता है? और माँ, क्या कोई अपनी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा था कि आप मुझे अचानक देखकर बहुत खुश हो जाओगी और मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद आप दुनिया की पहली माँ होंगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्यों, सच कह रही हूं ना मैं? सच सच कहिएगा, आप मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई ना? सुधा जी बोली, अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें अकेले देखकर हैरान हूं कि। बबीता बीच में ही रोकते हुए बोली, क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? अब दरवाजे से हटिए और मुझे अंदर आने दीजिए। बाहर इतनी गर्मी है कि मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया है। इतना कहते हुए बबीता ने घर में प्रवेश किया और बोली, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? जल्दी से एक कड़क चाय पिला दो, और हाँ, कुछ खाने को भी ले आना। आखिर आपकी इकलौती ननद जो आई है। सुधा जी ने कहा, तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम कभी मेरी पूरी बात नहीं सुनती हो। मैं यही तो तुम्हें बताना चाह रही थी कि बहू घर पर नहीं है, वो अपने मायके गई है। बबीता हंसते हुए बोली, अच्छा, तो इसलिए आप घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? आपकी तो पुरानी आदत है, आप थक जाती हैं तो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, इसीलिए आपने मुझसे इतने सवाल पूछ लिए। सुधा जी कुछ कहती उससे पहले ही बबीता बोली, आपकी बहू के तो बड़े ठाठ है माँ, वो मजे से घूम रही है और आप घर संभाल रही है। सुधा जी बोली, अरे नहीं, शाम तक वो आ जाएगी। इस पर बबीता मुस्कुराकर बोली, अच्छा, देखो तो मेरी माँ अपनी बहू के आने से पहले ही खाना बना रही है, ताकि उसे घर आकर कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। वाह भाई, बड़ा नसीब लेकर आई है आपकी लाडली बहू। और एक मैं हूं जिससे उसकी सास कभी एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछती। क्या सोचकर उस घर में आपने मेरी शादी कर दी थी? ये सब क्यों नहीं पता किया था आपने? सुधा जी बोली, बबीता, एक बात बोलूं बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो भी हमें वापस दे। हर एक लड़की को अपना ससुराल तो छोड़ो, मायके में भी अपनी एक अलग जगह बनानी पड़ती है, वरना आए दिन भाइयों से तनाव होता है और वो शिकायत लेकर बैठी रहती है। जहां तक बात है ससुराल की, वहां तो कुछ भी आसानी से नहीं मिलता बेटा। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तो क्या तुम उनके लिए आगे बढ़कर कुछ करती हो? क्योंकि तुम तो उनकी बहू हो। फिर तुमने क्या कभी उन्हें एक गिलास पानी या चाय के लिए पूछा है क्या? बबीता मुंह बनाते हुए बोली, आप भी कैसी बातें करती हैं माँ, मैं उनके साथ रही ही कितने दिन हूं। सुधा जी हंसकर बोली, सही कहा तुमने, तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन। जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरकर सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और आराम फरमाकर फिर वापस ससुराल चली जाओ। हमारी भी शादी हुई, हम भी ससुराल से मायके जाते थे, पर ऐसा तो कभी नहीं करते थे। अरे मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी तो उसे मान सम्मान मिलता है। बबीता गुस्से में बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यहाँ आती हूँ तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? आप लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ आऊं? सुधा जी बोली, आओ, किसने मना किया है? पर ऐसे हर रोज बिन बुलाए तो मत आओ बेटा। अरे कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी अपने मायके आती है तो उसे साधारण पूछताछ तो कोई भी करेगा ही। और तुम अपनी भाभी के लिए जो बोल रही हो ना, तुम तो उसके साथ कभी अपनी बराबरी भी मत करना। एक बात जानती हो तुम, नेहा बहू कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो
वहां की कोई भी बात में वो कुछ नहीं बोलती, पर वो जब यहाँ घर में रहती है तब वो मुझे घर के किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। और ये जो मैं घर के काम कर रही हूँ ना, वो तो मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ। नेहा तो मुझे काम करने को भी नहीं कह गई, और तुम अपनी भाभी के लिए ऐसी सोच रखती हो। बबीता मुंह फुलाकर बोली, माँ, आपको मैं ही दुनिया में सबसे नासमझ लगती हूँ ना, तभी आप मुझे इतना समझा रही हैं। सुधा जी मुस्कुराकर बोली, लो कर लो बात। बेटी को उसकी माँ के सिवाय इतने प्यार से कोई समझा सकता है? और मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। गुस्सा तो तुम्हारे नाक पर बैठा रहता है, और तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। मुझे तो लगता है तुम ही उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहती। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से करते हैं, और ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सबको अपना बनाना है तो छोटे हो या बड़े, सबको प्यार देना पड़ता है, और सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर उनकी घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। बबीता बोली, माँ, अगर मैं आपके कहे अनुसार चलूं ना, तो मैं उस घर की बस नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। आखिर मैं सबकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? सुधा जी बोली, तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रही हो, तभी तो रोज रोज मायके चली आती हो, और यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की ही बात ले लो, घर में कदम रखा नहीं कि भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे वो घर में है या नहीं, या कैसी है और उसकी तबीयत कैसी है, ये पूछना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव सामने वाले व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगे भी पूरी होती है। और जब तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता, तो तुम्हारे ससुराल वालों को क्या ही पसंद आता होगा। बबीता बोली, एक बात कहूं मां, अगर मेरी सास मेरे लिए इतना करती जितना आप भाभी के लिए करती हैं, और मुझे ठाठ से रखती, तो मैं भी उनके लिए कम नहीं करती। सुधा जी बोली, तुम कहती हो तुम्हारी भाभी के बहुत ठाठ है, तो बेटा उसने ये सब कैसे कमाया है ये नहीं जानना चाहोगी? उसने पहले हमारा दिल जीता, और फिर हर एक के दिल में खुद की एक जगह बनाई है, तभी उसे इतना मान सम्मान मिलता है। बबीता बोली, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, वो भी तो अपने मायके जाती है, तब आप कुछ नहीं कहती? सुधा जी बोली, हाँ जाती है, पर तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती, और इसी वजह से ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वो जाती नहीं। और तुम? बबीता को एहसास हुआ कि उसकी माँ का हर एक कथन सही है। उसकी नजरें झुक गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो सोचने लगी कि आज उसकी माँ ने उसे आईना दिखा दिया। सुधा जी ने बेटी के आंसू पोंछे और बोली, बेटा वक्त रहते समझ जाओ, अगर तुम अभी नहीं समझी तो कभी नहीं समझोगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे, तब तक नेहा भी घर आ गई। बबीता को देखते ही वो बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर बबीता बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो अब वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, तो मुझे वापस जाना होगा। आऊंगी फिर कभी। ठीक है माँ, चलती हूँ। इतना कहकर वो अपना सामान लेकर चली गई। जाती हुई बबीता को नेहा ने रोकने का प्रयास किया तो सुधा जी ने उसे मना किया और बोली, बहू जाने दो उसे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब तो उसे अपना घर संभालने दो, और फिर तुम भी किसी के बुलाने पर ही मायके जाती हो ना। समय बीता, बबीता का फोन भी नहीं आया और वो खुद भी मायके नहीं आई, तो सुधा जी ने उसके ससुराल फोन किया। फोन उसकी सास ने उठाया और दोनों की बातें शुरू हुई। बबीता की सास बोली, समधन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक उनके ऐसे बोलने पर सुधा जी को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा, धन्यवाद मगर किस लिए? बबीता की सास बोली, आपकी बेटी अब बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है। वो सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है और सभी की पसंद का ख्याल रखती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना हुआ है, कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा है, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर।
इसलिए मैं आपको धन्यवाद कह रही हूँ। और सच कहूं समधन जी, आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से हमें ये दिन देखने को मिला है। हम तो धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे जब से समझाकर भेजा है, उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आया है। आज मायके जाना तो दूर, फोन पर बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं होता। अपनी गृहस्थी में ऐसी व्यस्त हो गई है कि क्या ही बोलो। सच कहा है किसी ने, एक माँ जितना अच्छे से अपनी बेटी को समझा सकती है, उतना कोई नहीं समझा सकता। और वैसे भी ससुराल में मिलजुल कर रहने से भी तो वो घर अपना लगता है, वरना तो मायका भी पराया हो जाता है। अपनी समधन के मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर सुधा जी की आंखें भर आई। अपनी बेटी पर वो गर्व महसूस कर रही थी और भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर उसे शक्ति दे, ताकि वो अपना घर संसार ऐसे ही संभाल सके। और मायका तो हमेशा एक लड़की के लिए होता ही है। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।